एक मिनट। डियर रेजिडेंट्स, वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर मीडियम है कम्युनिकेशन का, इसीलिए बार बार मैं वीडियो ही डालना पसंद करता हूँ, लिखता भी हूँ। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10-12 दिन से जब से हमने सिक्योरिटी टेक ओवर की है तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रही है। और जो गार्ड्स हैं, जो वर्कफोर्स है, जो मैन पावर है, वो भी उनका भी मोरल अप हो रहा है। दे आर मोटिवेटेड स्लोली। पहले तो बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड फोर्स हो गई थी। इमीडिएटली हमने सिक्योरिटी को लेके जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारी, वो सिक्योरिटी के ऊपर ही है। तो सिक्योरिटी के ऊपर लेके हमने पहले मैन पावर, अब पिछले 4 दिन में ऑलमोस्ट हमने जो कैमराज हैं, सिक्योरिटी कैमराज, सीसीटीवी नेटवर्क, उसका पूरे का एक ऑडिट करवाया है। और जिसमें हमें पता चला है कि टोटल 206 कैमरे में से काफी सारे कैमरे खराब पड़े थे। ऑलमोस्ट 50% कैमरे खराब पड़े थे ड्यू टू रीजन। जब ऑडिट करवाया तो उसमें से 197 कैमरे वर्किंग हो गए हैं। सिर्फ 9 कैमरे ऐसे रह गए हैं जो कि खराब है, जो कि रिप्लेसमेंट मांगते हैं। अब आपको एक चीज हैरान करने वाली बता दूं कि 2100 रुपए का वाईफाई का बिल पे नहीं था। सिर्फ उसकी वजह से कई कैमरे बंद पड़े थे। जेएलएल ने या बिल्डर ने वाईफाई का बिल पे नहीं किया हुआ था। जब परसों हमारी नॉलेज में आया कि कैमरे क्यों बंद पड़े हैं, तो उसमें एक मेजर रीजन ये भी निकला कि वाईफाई के बिल ही पेमेंट नहीं हो रखी थी। वो करवाया और कैमरे मोस्टली वर्किंग हो गए कॉमन एरियाज के। अब जो लिफ्ट के कैमरे हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि लिफ्ट के कैमरे शायद बिल्डर के किसी एम्प्लॉय के या बिल्डर के किसी रिलेटिव के लगाए हुए हैं, और आज तक वो प्रोजेक्ट जो लिफ्ट के कैमरे का है वो जेएलएल को हैंडओवर ही नहीं हुआ। लो राइज में टोटल लिफ्ट में 36 कैमरे हैं, जिसमें से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं, 23 बंद पड़े हैं। हाई राइज में 58 कैमरे हैं लिफ्टों में, सिर्फ 16 काम कर रहे हैं, 42 काम नहीं कर रहे हैं। तो इन ऑल उस हिसाब से 42 और 23 करीब 65 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं लिफ्टों के, इट इज स्कैरी। और 9 कैमरे कॉमन एरियाज के काम नहीं कर रहे हैं। कल भी एक रेजिडेंट आए थे जिनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने स्क्रैच लगा दिया था, बेसमेंट में खड़ी थी। बेसमेंट में कैमरे नहीं लगे हुए अब तक, इसलिए पता ही नहीं चलता कि बेसमेंट्स में क्या हो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि अगर सिक्योरिटी अपग्रेडेशन में हमारे को उसमें कुछ कैमरे, अगर हमारे को आगे चल के बजट अलाउ करेगा, तो हम इमीडिएटली कुछ बेसमेंट में लॉन्ग व्यू या लॉन्ग विजन के भी कैमरे लगाएंगे, ताकि एक सिक्योरिटी की एक परसेप्शन है, वो स्ट्रांग सिक्योरिटी परसेप्शन क्रिएट हो। अब आ जाते हैं हम बूम बैरियर पे। बूम बैरियर पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट पता चला है कि उनकी पेमेंट ही नहीं हुई। तो एएमसी की पेमेंट तो बाद में है, उन बूम बैरियर्स की पेमेंट ही नहीं हुई। उसके जो अंदर के सर्किट और पार्ट्स हैं वो ही निकाल के ले गए हैं वो लोग, क्योंकि उनकी पेमेंट ही नहीं हुई। तो हमने उस पर भी वर्किंग शुरू करी है। 2-3 आदमियों को बुलाया, एक आदमी होकर चला गया है, 2 आदमी और आ रहे हैं स्टडी के लिए। उन्होंने अपनी कोटेशन दे दी है टेक्निकल स्टडी के लिए, कल आ रहे हैं। तो हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जल्दी से जल्दी बूम बैरियर हमारे काम करने लग जाएं, ताकि RFID टैग से गाड़ियां अंदर आए। उस सब के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम सिक्योरिटी के ऊपर काम करने जा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि 7 जनवरी के बाद कोई भी गाड़ी बिना स्टिकर के, बिना RFID टैग के अंदर ना आए। उससे सभी के सभी रेजिडेंट्स को एक इंक्रीज्ड एनहांस्ड सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर की फीलिंग आएगी, और वो होगा भी। सिर्फ परसेप्शन नहीं होगी, वो होगा भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी, 7 तारीख की वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अपना RFID टैग जिन लोगों ने नहीं ले रखा वो लेने की इंश्योर करें, ताकि 7 तारीख के बाद हम उस डेट को हमें एक्सटेंड ना करना पड़े। ये सभी लोगों के फायदे की बात है, सभी लोगों की सिक्योरिटी की
बात है। जितनी भी रेजिडेंट्स हैं, जिनकी भी गाड़ियां यहाँ अंदर खड़ी होती हैं, सब RFID टैग से आएंगी। अब बात रहेगी बाकी सर्विसेज की। बाकी सर्विसेज भी, जैसे कि हमने कल से एक पोल डाल रखी है, तो कुछ लोग कोलियर को, कुछ लोग JLL को, ये कुछ लोग पुशमैन को चाहते हैं कि वो आए। तो हम जल्दी ही इसके ऊपर भी एक कॉल लेंगे, निर्णय लेंगे, जैसे कि लोगों की राय है। लेकिन हम उसके बाद भी हम फिजिबिलिटी भी चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि उनकी क्या कोटेशन है और उनकी क्या एक्सपर्टीज है और क्या उनको हमारे प्रोजेक्ट की कितनी नॉलेज है। ये सारे कई पैरामीटर्स होंगे किसी को भी डिसाइड करने के लिए। तो और हम बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। विल गो इनटू वेरी वेरी स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मे बी 3 months ओनली, ताकि हमें कितनी इंप्रूवमेंट कोई भी या कितनी सर्विसेज बेटर देता है या घटाता है या कैसे, मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे। हम बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, जिसके साथ भी जाएं। और अब मैं बात आपसे लास्ट में फिर से वही करना चाहता हूं IFMS की। आप सबको मालूम है कि IFMS का जो पैसा होता है वो एक सिक्योरिटी फंड होता है विच कैन नेवर बी यूटिलाइज। उसका सिर्फ इंटरेस्ट यूज हो सकता है। बिल्डर ने 3 साल पहले भी इस IFMS के पैसे को, आपको मैं एक IFMS के लिए ना एक गेम समझाता हूं कि बिल्डर जो करते हैं पूरे नोएडा में या कहीं पर भी जहां पर IFMS लिया जाता है बिल्डरों द्वारा, उसमें गेम क्या होती है। बिल्डर ये कहता है कि मैंने IFMS का पैसा ओरिजिनल अलॉटी को देना है। वो हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अपनी तरफ से, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो होते हैं मोस्टली वनरस होते हैं और मोस्टली वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करते हैं, वो वन साइडेड होते हैं। अब बिल्डर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बिल्डर को मालूम होता है कि शुरू में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएटली बहुत गेन मिलता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बिल्डर को वो करीब मेरी जो फिगर कैलकुलेशन है, एस्टिमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, उसके हिसाब से मोर देन 1000 फ्लैट्स हैव बीन रीसोल्ड। तो उनकी बिल्डर की गेम होती है कि वो वाला पैसा एग्रीमेंट में ऐसी क्लॉज लिख के वो तो खा जाए, क्योंकि वो तो देना ही नहीं पड़ेगा। और कुछ रेजिडेंट जो हैं वो NRI हैं, कुछ वो ज्यादा टच में नहीं रहते हैं, तो वो पैसा उनको पता ही नहीं चलेगा कि IFMS उनके अकाउंट में आएगा नहीं क्या। तो ऐसे करीब मेरी समझ से 1500 के 1400-1500 लोग होंगे, जिसमें से 1000 तो रीसेल हो चुके होंगे 1200 फ्लैट। वो तो अब बिल्डर के हिसाब से चला जाए तो वो मिलेगा ही नहीं उन्हें, बिल्डर की जेब में जाएगा। तो बाकी बच गए 200-300 लोग, वो उसको कभी भी बिल्डर से पूछेंगे नहीं कि उनको वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बाकी के जो लोग हैं, तो बिल्डर क्या करता है कि बिल्डर की एक गेम होती है कि कुछ लोगों को 10, 20, 50, 100 लोगों को ये भड़का दिया जाए, उनके कान में बात डाल दी जाए, उनका कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए, जिसकी ये कहा जाए कि ये आपके अकाउंट में आएगा। जबकि एक्ट में नहीं लिखा हुआ। IFMS अगर बिल्डर को चाहिए थी, IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी अगर बिल्डर को चाहिए थी, जबकि उस समय मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम थी। आप समझिए, जब हम ₹2.25 जब प्रोजेक्ट में आए थे रहने, तब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम थी, निग्लिजिबल, जो धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ रही है मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी या बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट एज करेंगे, तब से मेंटेनेंस बढ़ेगी। तो जब उसको बिल्डर को उस नई सोसाइटी पे इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो एक्ट में लिखा हुआ है कि वो जो IFMS का फंड है वो एज इट इज एओए के पास आता है, और बिल्डर उसी चीज में 20, 25, 30 लोगों को मतलब उचकाने के लिए बोल देता है पूरी सोसाइटी में कि ये आपके इंडिविजुअल अकाउंट में आएगा, ये डिमांड करनी शुरू कर दो। उससे सीधा सीधा गेन बिल्डर को होता है कई करोड़ रुपए का। तो उसको अगर उसमें से कुछ भी, अगर कहीं पे भी कुछ भी, अगर क्या बोलूं मैं अब आपको, कि कुछ भी अगर उसको किसी को ऑब्लाइज भी करना पड़ जाए उस पैसे से, तो वो चूकता नहीं है। हर सोसाइटी में हर बिल्डर की ये गेम होती है, लेकिन बिल्डर हर सोसाइटी में हारता है। और अगर एओए बेईमान हो तो वो इस चीज के ऊपर बिल्डर से मंडावली करती है, बातचीत तय हो जाती है, लेकिन आपकी एओए ऐसा कभी नहीं होने देगी। जब अभी 18 नवंबर का CEO महोदय का ऑर्डर आया, उसमें IFMS का जिक्र 20 करोड़ का आया,
तो अब उसका एक सप्लीमेंट्री जब स्पेसिफिकली कैम इकट्ठा करने का अधिकार, बिजली चार्जेस इकट्ठे करने का अधिकार आया ये सब, तो उसमें आईएफएमएस, क्योंकि पहले ऑर्डर में लिखा हुआ है कंप्रिहेंसिव ऑर्डर में, तो उसमें आईएफएमएस का जिक्र रह गया। कोई जरूरत नहीं थी लिखने की बार बार एक ही चीज को, क्योंकि ये टोटल हैंडओवर है, वो धीरे धीरे ही आएगा। तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर आईएफएमएस रेजिडेंट को, इंडिविजुअल को मिल जाए तो उससे बिल्डर को कितना फायदा होगा, क्योंकि 1000 लोग तो वो मकान बेच गए जिनको वो देगा ही नहीं। तो आईएफएमएस का पैसा एओए के पास इसलिए आना चाहिए कि 5, 6, 7 साल के बाद आपकी सोसाइटी आउटसाइड से पेंट मांगती है। आप अब ध्यान में रखिएगा कि आईएफएमएस का पैसा जो होता है उसका सिर्फ इंटरेस्ट यूज कर सकता है। अगर वो आईएफएमएस बिल्डर को चाहिए था तो एओए को भी तो चाहिए ना, इस इतनी बड़ी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, जबकि अब सोसाइटी एज कर गई है। अगर ये वीकली मालामाल की तरह बिल्डर ने सबको भड़का दिया, कुछ लोगों को भड़काया, कुछ लोग उनके बातों में आ गए, बहकावे में आ गए, और आईएफएमएस अब जब परसों तीसरा ऑर्डर में फिर आईएफएमएस लिख के दिया नोएडा अथॉरिटी ने, तो अब फिर से दूसरी बात चलेगी जो पिछले 2 साल से चल रही थी कि आईएफएमएस का पैसा इंडिविजुअल अकाउंट में आना चाहिए। मतलब मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही। 25, 30, 40 हजार रुपए अगर आज किसी एक फ्लैट के ऊपर मिनिमम अगर आईएफएमएस है, अगर वो किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में चला भी जाए तो उसको उससे कुछ नहीं मिलना सिवाय गुड़गांव में 2 नाइट स्टे के। लेकिन सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक बन जाएगी, आपकी सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक बन जाएगी, खंडर बन जाएगी। आपके पास सफेदी कराने तक के पैसे नहीं होंगे। आपकी सारे मकानों की कैपिटल, क्रॉसिंग रिपब्लिक से मेरा मतलब है कि सारी की सारी फ्लैटों की कैपिटल जो प्राइस है वो इतनी ड्रास्टिकली नीचे गिरेगी ओवर ए पीरियड कि आपको ओवरऑल फिर नुकसान होगा 5, 5, 6, 6, 10, 10, 20, 20 लाख का एक फ्लैट के ऊपर। आप वो चाहते हो क्रॉसिंग रिपब्लिक बन जाए? प्लीज थोड़ा सा समझ रखिए। एओए के पास आईएफएमएस का पैसा आने दो, जीबीएम में एजीएम जिसको भी आप कहते हो उसमें तय कर लेंगे क्या करना है इस पैसे का। अगर सब लोग कहते हैं कि वीकली मालामाल बना दो और सोसाइटी को क्रॉसिंग रिपब्लिक बना दो, बना देंगे। सब लोग अगर कहोगे सारा वो पैसा आपस में बांट लो, खा लेते हैं, गोवा चले जाते हैं, चले जाएंगे। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जो सोसाइटी के हित में सोचते हैं, ऐसे सभी लोग सोचते हैं, वो कभी नहीं होंगे। सोसाइटी आपकी, सोसाइटी के गेट से शुरू होता है आपका घर, आपके फ्लैट के डोर से शुरू नहीं होता है। प्लीज बियर इट इन माइंड। बिल्डर से आईएफएमएस का पैसा आने दो। जब से परसों से फिर ऑर्डर आया कि आईएफएमएस का पैसा एओए को मिलना चाहिए, फिर से लो राइज में या कहीं कहीं सुगबुगाहट उन्हीं रेजिडेंट ने शुरू कर दिया है जो पता नहीं बिल्डर के आदमी है। मैं बोलूं तो फिर लोग मेरे को कहेंगे कि हाउ कैन यू कॉल एवरीवन ए बिल्डर्स मैन। बट इस तरह की बातें तो यही प्रूव करती है ना, जिससे बिल्डर को सीधे सीधे 7, 8, 10 करोड़ का फायदा होने वाला है अगर आईएफएमएस इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा। बिल्डर से ले लो, आपस में तय कर लो, उसके बाद सोसाइटी को अगर जरूरत होगी उस आईएफएमएस के पैसे के ब्याज से सफेदी कराने की, कोई जनरेटर खराब हो जाए, कोई लिफ्ट खराब हो जाए वो बदलने की, तो बदल लेंगे। नहीं तो सोसाइटी वाकई में क्रॉसिंग रिपब्लिक बन जाएगी। सोचिए और प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए कि सोसाइटी वीक हो जाए। मतलब पर्सनली मैं बोलूं तो मेरे लिए मेरी सोसाइटी जो है ना, मेरा घर सोसाइटी के गेट से शुरू होता है, मेरे फ्लैट के गेट से नहीं शुरू होता। बिकॉज आई हैव पेड फॉर एवरी इंच ऑफ दिस सोसाइटी ऑफ 25 एकर्स। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए जिससे सोसाइटी कमजोर हो। और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। सोसाइटी की सिक्योरिटी में हमने 5, 7, 10 दिन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की है, वो अभी कॉस्मेटिक है, रियल चेंजेस अब आने हैं। ऐसे ही सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट आएगी। सीए का पैसा हम कोशिश करेंगे ना लें जब तक कि 2 महीने हम चला के ना देख लें कि हमें कैम में डेफिशिट तो नहीं रहता। अगर कैम में डेफिशिट रहता है और सीए को हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम रेजिडेंट्स आपके बीच में ही आएंगे। हमने कोई आपसे ही लोग पैसे लेके आप ही की सोसाइटी के ऊपर, आप ही के घरों पे खर्चने हैं। इसी तरीके से आईएफएमएस के पैसे में जो बिल्डर पैडल कर रहा है 2 साल से, बिल्डर को 10-12 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा अगर आईएफएमएस इंडिविजुअल्स को जाएगा। ध्यान रखें, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्रॉसिंग रिपब्लिक का एग्जाम्पल सामने है। वो सोसाइटी, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, डिटेरियोरेट हो गया। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।